अगर आप क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। इस वीडियो में हम फेडरलिज्म चैप्टर का हर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट कवर करेंगे, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को समझने से पहले एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल देखे थे। बेल्जियम में पहले रीजनल गवर्नमेंट तो थी, लेकिन उनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी वापस ले सकती थी। फिर 1993 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ। इस रिफॉर्म के बाद रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गई, मतलब अब उनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पर डिपेंड नहीं करती थी। इसी वजह से बेल्जियम एक यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो गया। अब दूसरी तरफ श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका आज भी लार्जली एक यूनिटरी सिस्टम माना जाता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है और रीजनल गवर्नमेंट्स कंपैरेटिवली वीक हैं। श्रीलंका के तमिल लीडर्स काफ़ी समय से डिमांड करते रहे हैं कि कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि डिफरेंट ग्रुप्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन और ऑटोनॉमी मिल सके। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर कुछ कंट्रीज़ पावर को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करती है और कुछ कंट्रीज़ पावर को एक ही जगह कंसंट्रेट करके क्यों रखती है। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें फेडरलिज्म में मिलता है। सोचो, अगर इंडिया जैसा इतना बड़ा देश सिर्फ एक ही गवर्नमेंट चलाए तो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दिल्ली में बैठा हुआ कोई आदमी हर स्टेट और हर एरिया की प्रॉब्लम्स को इक्वली समझ ही नहीं सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पावर को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया जाता है और इसी सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर सेंट्रल अथॉरिटी और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच डिवाइड होती है। जनरली दो लेवल्स होते हैं, पहला पूरे देश के लिए गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट्स या प्रोविंसेस की गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं और दोनों अपने एरियाज़ में इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी याद रखना, दुनिया के लगभग 192 कंट्रीज़ में से सिर्फ 25 कंट्रीज़ फेडरल सिस्टम फॉलो करती है, लेकिन इन कंट्रीज़ में दुनिया की ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन रहती है। लेकिन फेडरल सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमें इसे यूनिटरी सिस्टम से कंपेयर करना होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में या तो सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है या फिर लोअर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है और लोअर यूनिट्स को उन ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, मतलब पावर का मेन सोर्स सेंटर ही होता है। लेकिन फेडरल सिस्टम में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हर मैटर में ऑर्डर नहीं दे सकती। दोनों गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों के प्रति आंसरेबल होती हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूनिटरी सिस्टम में ऊपर पावर कंसंट्रेट होती है और फेडरल सिस्टम में पावर शेयर की जाती है। अब तक हमने समझ लिया कि फेडरलिज्म होता क्या है, लेकिन कोई कंट्री फेडरल है या नहीं वो हमें पता कैसे चलेगा। इसके लिए एनसीईआरटी हमें फेडरलिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताती हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि फेडरल कंट्री में दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आज के टाइम पर लोकल गवर्नमेंट भी। सेकंड फीचर इज़ कि ये सब गवर्नमेंट एक ही सिटीज़न को गवर्न करती है, लेकिन हर गवर्नमेंट का काम अलग होता है। और इसी कंसेप्ट को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का सिंपल मीनिंग होता है किसी अथॉरिटी का काम करने का एरिया, मतलब किस सब्जेक्ट पर किस गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। जैसे डिफेंस का ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास है। थर्ड फीचर इज़ कि इन गवर्नमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होती है। और फोर्थ फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, सेंटर अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई मेजर चेंज करना है तो दोनों लेवल्स की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें फेडरल सिस्टम को स्टेबल बनाती है। फेडरलिज्म के फिफ्थ फीचर जुडिशरी से रिलेटेड है। अगर कभी सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? इसका आंसर है जुडिशरी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। इसीलिए जुडिशरी को फेडरल सिस्टम का अंपायर भी कहा जाता है। सिक्स्थ फीचर इज़ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सिर्फ पावर्स देने से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा भी होना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू सोर्सेज भी डिफाइन करता है ताकि हर लेवल की गवर्नमेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सके। और सेवन्थ फीचर फेडरलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव बताती है। फेडरलिज्म का पर्पस सिर्फ पावर डिवाइड करना नहीं है, इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला देश की यूनिटी को मेंटेन करना और दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। मीनिंग एक तरफ पूरा देश यूनाइटेड रहे और दूसरी तरफ अलग अलग रीजन्स के आइडेंटिटी भी रिस्पेक्ट हो।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक आइडियल फेडरल सिस्टम म्यूचुअल ट्रस्ट और साथ मिलकर रहने की इच्छा पर बेस्ड होता है, यानी फेडरलिज्म सिर्फ लॉ से नहीं ट्रस्ट से भी चलती है। अब सवाल आता है कि दुनिया के अलग अलग फेडरल कंट्रीज़ बनी कैसे। नाउ एनसीईआरटी के अंदर फेडरेशन के दो टाइप्स बताए हैं। पहला मॉडल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ इसको नाम से ही समझने की कोशिश करो। इसमें कई इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक बड़ा नेशन बनाती है। यहाँ स्टेट अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन करती है और सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ कर लेती है। ऐसे फेडरेशन में जनरली जब स्टेट्स को इक्वल पावर मिलती है, सब स्टेट्स इक्वल होती हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरा मॉडल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पहले से एक बड़ा कंट्री होता है, बाद में उस देश की पावर को सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड किया जाता है। ऐसे फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। अब इन दोनों के डिफरेंसेस को याद करने के लिए एक क्विक रिकॉल याद रखना। कमिंग टुगेदर का मतलब है मैनी स्टेट्स वन नेशन, होल्डिंग टुगेदर का मतलब है वन नेशन मैनी स्टेट्स। अब देखते हैं कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है। इंडिया की फेडरल जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को पार्टीशन का पेनफुल एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा। साथ ही कई प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया। इसी बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर फेडरल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन ने दो लेवल्स की गवर्नमेंट प्रोवाइड की थी, पहला यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। बाद में डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू तीसरा लेवल भी ऐड किया गया, जिसे हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम से जानते हैं। फेडरलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी वही है, हर लेवल की गवर्नमेंट का अपना सेपरेट जुरिसडिक्शन होता है, मतलब हर लेवल के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसी वजह से इंडिया को एक फेडरल कंट्री माना जाता है। अब जब इंडिया फेडरल कंट्री है तो सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिवाइड कैसे की गई है, इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव पावर को डिफरेंट लिस्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो पूरे देश के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और जिनके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। सोचो अगर हर स्टेट अपनी अलग करेंसी छापने लगे या फिर अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी बनाने लगे तो देश का क्या होगा। इसीलिए इन सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। अब आती है स्टेट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो लोकल या स्टेट लेवल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, जो काम पूरे देश को अफेक्ट करते हैं वो यूनियन लिस्ट में, जो काम लोकल लेवल पर ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं वो स्टेट लिस्ट में। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों का इंटरेस्ट होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तीसरी लिस्ट भी बनाई है जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो नेशनल लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है और स्टेट लेवल पर भी। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया और दोनों लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कौन सा लॉ माना जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब सेंट्रल लॉ को प्रेफरेंस मिलेगी। अब एक और कैटेगरी बची, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आज जैसी नहीं थी, तो ऐसे नए सब्जेक्ट्स किस लिस्ट में जाएंगे। आंसर है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, और इन पर लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। अब तक हमने समझ लिया कि इंडिया में पावर को लिस्ट के थ्रू डिवाइड किया गया है, लेकिन क्या सब स्टेट्स के पास एग्जैक्टली सेम पावर है। आंसर है नहीं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अक्सर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को इक्वल पावर नहीं दी जाती, और इंडिया भी एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इसी वजह से इंडिया के सभी स्टेट्स की पावर बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। हिस्टोरिकली कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर। उस समय जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविज़न स्टेट असेंबली की अप्रूवल के बिना अप्लाई नहीं होती थी।
इसी तरह कुछ और स्टेट्स के लिए भी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए थे। अब स्टेट्स के अलावा एक और कैटेगरी होती है यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ वो एरियाज़ होते हैं जो या तो साइज़ में बहुत छोटे हैं या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज नहीं किए जा सकते, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। इन टेरिटरीज़ को स्टेट्स जैसी पूरी पावर्स नहीं मिलती। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है। यानी इंडिया में फेडरलिज्म का मतलब है हर जगह एग्जैक्टली इक्वल पावर नहीं, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग पावर शेयर भी होता है। अब सवाल आता है कि सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर शेयरिंग हुई है उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। क्या पार्लियामेंट कभी भी इस अरेंजमेंट को बदल सकती है? एनसीईआरटी का आंसर है नहीं। सेंटर स्टेट पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसीलिए पार्लियामेंट इसे अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती। अगर इस अरेंजमेंट में कोई चेंज करना हो तो एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले अमेंडमेंट प्रपोजल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास करना होता है और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। उसके बाद अमेंडमेंट को देश के कम से कम आधे स्टेट्स के लेजिस्लेचर से अप्रूव लेना पड़ता है, तब जाकर चेंज वैलिड माना जाता है। फेडरलिज्म की प्रोटेक्शन में जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसीलिए जुडिशरी फेडरल स्ट्रक्चर की गार्जियन मानी जाती है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट दोनों को टैक्सेस कलेक्ट करने और रेवेन्यू जनरेट करने का अधिकार भी देता है, ताकि दोनों गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। अब हम देखते हैं कि फेडरलिज्म प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंडियन फेडरलिज्म की पहली और सबसे बड़ी टेस्ट थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अगर आप 1947 का इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें और 2006 का मैप देखें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। कई पुराने स्टेट्स ख़त्म हो गए, कई नई स्टेट्स बने, बाउंड्रीज बदल गई, एरियाज़ बदल गए और कई स्टेट्स के नाम भी बदल गए। 1947 के बाद कई स्टेट्स की बाउंड्रीज इसलिए बदली गई ताकि एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रह सके। इस प्रोसेस को लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कहा गया, लेकिन सभी स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाए गए। कुछ स्टेट्स कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर भी बनाए गए, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड उठ रही थी तब कई नेशनल लीडर्स को डर था कि कहीं इससे देश टूट ना जाए। उन्हें लगता था कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाना नेशनल यूनिटी के लिए डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय तक लिंग्विस्टिक स्टेट्स का विरोध किया, लेकिन बाद का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने से इंडिया कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि देश और ज़्यादा यूनाइटेड हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले से ज़्यादा ईजिली और इफेक्टिव बन गया। इंडियन फेडरलिज्म की दूसरी इंपॉर्टेंट टेस्ट थी लैंग्वेज पॉलिसी। सबसे पहली बात, इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। एनसीईआरटी में क्लियरली डिफाइंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन उस टाइम हिंदी सिर्फ ऑलमोस्ट अराउंड 40% इंडियंस की मदर टंग थी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरी लैंग्वेज के लिए भी सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए। हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, यानी टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स इन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। स्टेट्स भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा काम उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। अब आता है 1965 का इम्पॉर्टेंट इशू। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का ऑफिशियल यूज़ 1965 के बाद ख़त्म हो जाना था, लेकिन कई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने इसका अपोजिशन किया। तमिलनाडु में तो इस इशू पर वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए। सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कंटिन्यू रहेंगी। यही फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन लीडर्स ने दिखाई और इसी वजह से इंडिया ने वो सिचुएशन अवॉइड कर ली जो श्रीलंका में देखने को मिली थी। फेडरलिज्म सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से सक्सेसफुल नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेंट्रल स्टेट रिलेशन फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने का एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। काफ़ी समय तक सेंटर और ज़्यादातर स्टेट्स में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। इस वजह से स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते थे और जब किसी स्टेट में अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट होती थी तो सेंटर कई बार उसकी पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करता था।
ना सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके राइवल पार्टीज़ की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर देती थी। इससे फेडरलिज्म की स्पिरिट वीक होती थी। लेकिन 1990 के बाद सिचुएशन में बड़ा चेंज आया। 1990 के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। इसी पीरियड में कोएलिशन गवर्नमेंट का भी एरा शुरू हुआ, क्योंकि लोकसभा में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। नेशनल पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी। इस चेंज ने पावर शेयरिंग की एक नई कल्चर डेवलप की। स्टेट्स के ऑटोनॉमी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को आर्बिट्रेरली डिसमिस करना डिफ़िकल्ट बना दिया। इसी वजह से आज फेडरल पावर शेयरिंग पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है। अब तक हम सेंटर और स्टेट के बीच पावर शेयरिंग समझ चुके हैं, लेकिन फेडरलिज्म का नेक्स्ट स्टेप है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है पावर को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से नीचे लोकल लेवल तक ट्रांसफ़र करना। एनसीईआरटी कहती है कि इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट से इफेक्टिवली मैनेज नहीं किए जा सकते। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि यूपी की पॉपुलेशन रशिया से भी ज़्यादा है और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी के आसपास है। इतने बड़े स्टेट्स की हर प्रॉब्लम को स्टेट कैपिटल से मैनेज करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लोकल लोग अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि रोड कहाँ टूट रही है, पानी की प्रॉब्लम कहाँ है, स्कूल या हॉस्पिटल की ज़रूरत कहाँ है। इसीलिए लोकल लेवल पर लिए गए डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1992 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ये ईयर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 के अमेंडमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। सबसे पहला चेंज था रेगुलर इलेक्शन। अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की इलेक्शन करवाना मैंडेटरी बना दिया गया। दूसरा चेंज रिजर्वेशन से रिलेटेड था। एससीज, एसटीज़ और ओबीसीज़ के लिए सीट रिजर्व की गई। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न वुमेन रिप्रेजेंटेशन का था। एटलीस्ट 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। इससे लाखों वुमेन पहली बार पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनी। फोर्थ प्रोविज़न था स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन। हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया जो लोकल इलेक्शन कंडक्ट करता है। और फिफ्थ प्रोविज़न था पावर और रेवेन्यू शेयरिंग। स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज़ के साथ कुछ पावर और रेवेन्यू शेयर करना ज़रूरी बना दिया गया। इसी अमेंडमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिकल रियलिटी बनाया। रूरल इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। ये 3 टायर स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत विलेज लेवल की गवर्नमेंट होती है। इसमें पंच और सरपंच डायरेक्टली विलेजर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ग्राम पंचायत का सुपरविजन ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा में गांव के सभी अडल्ट वोटर शामिल होते हैं। ये बजट अप्रूव करती है और पंचायत के काम को रिव्यू करती है। ग्राम पंचायत के ऊपर आती है पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट। कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट की सभी पंचायत समितियाँ मिलकर जिला परिषद बनाती है। इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ एमपीज़ और एमएलएज भी शामिल होते हैं और इसका पॉलिटिकल हेड जिला परिषद चेयरपर्सन होता है। सिंपल सीक्वेंस याद रखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। रूरल एरियाज़ की तरह अर्बन एरियाज़ में भी लोकल गवर्नमेंट होती हैं। छोटे टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ एस्टेब्लिश की जाती हैं और इनका पॉलिटिकल हेड म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है। वहीं बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉलिटिकल हेड मेयर होता है। दोनों इंस्टीट्यूशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू काम करती है और लोकल अर्बन इश्यूज़ को सॉल्व करती हैं। और इसी के साथ हम फेडरलिज्म चैप्टर के एंड पर पहुँचते हैं। आज हमने समझा कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पावर को अलग अलग लेवल्स के बीच शेयर किया जाता है। हमने बेल्जियम और श्रीलंका का कंपैरिजन देखा, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का डिफरेंस समझा, फेडरलिज्म की फीचर्स पढ़ी, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को कंपेयर किया, इंडिया में लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखा और फाइनली डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज के थ्रू देखा कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुँचाया गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट माना जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एनसीईआरटी चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।